चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि हमने अनुच्छेद 12 कल पढ़ लिया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें विधि को परिभाषित किया गया है, डेफिनेशन ऑफ लॉ। इसमें डेफिनेशन को बताया गया है। क्योंकि क्या होता है बच्चों, राज्य जो होता है, राज्य के पास में इतनी पावर होती है कि उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सके। तो वो राज्य तो करता ही है, साथ में राज्य विधि बनाकर भी कर सकता है। इसीलिए राज्य कोई ऐसी विधि ना बना ले जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। इसीलिए उसे रोकने के लिए यहाँ पर विधि को डिफाइन किया गया है। चलिए हम देखते हैं लॉ बनाने का अधिकार किसको है। तो बच्चों, हमारे देश में लॉ बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है, या अगर राज्यों की बात करें तो पार्लियामेंट को है। तो ये दोनों में से कोई एक बॉडी बना सकती है विधि। पार्लियामेंट देश के लिए बनाना है तो पार्लियामेंट बना सकती है, राज्य के लिए बनाना है तो विधानमंडल बना सकती है, लेजिस्लेचर बना सकती है। ठीक है, तो उन्होंने विधि बनाया। अब वो जो विधि है वो क्या काम कर रही है, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है। अब तो दिक्कत हो गई है ना। यहाँ पे तो राज्यों को मना किया था कि राज्य फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करेगी, पर राज्य ने क्या काम किया है, कोई लॉ बनाकर, कोई विधि बनाकर फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया है। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चों, इसमें लड़ाई होगी किसकी। अगर राज्य ने बनाया है तो राज्य का लॉ, या संसद ने बनाया तो उसके लॉ, और हमारे संविधान के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट के, दोनों के बीच लड़ाई होगी। मैक्सिमम चांस होते हैं बच्चों फंडामेंटल राइट की जीत होगी। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि फंडामेंटल राइट की जीत होगी। इसमें रेफरी कौन होगा बच्चों, तो रेफरी हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो इसकी रक्षा करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब जीत किसकी होगी हमारी, बिल्कुल बच्चों फंडामेंटल राइट की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। क्यों, कि जब भी हमारे कोई लॉ है, ये लॉ है, ये विधि है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ उनको बताएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है इस विधि के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगी, उसको चेक करेगी, और चेक करने के बाद मैक्सिमम चांसेस है कि वो हमारे फंडामेंटल के फेवर में ही डिसीजन सुनाएगी। अब हम सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल का यूज़ करके जा सकते हैं, तो फंडामेंटल राइट में ही 32 दिया गया है। उसमें बोला गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, संविधान लागू होने से पहले, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पर उससे पहले भी तो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन थे। अंग्रेज लोगों ने पता नहीं ना जाने कितने नियम कानून बनाए थे। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे तो क्या क्या होगा बच्चों, वो तो ये चीज़ तो हमें समझ में नहीं आई। पर हमारे संविधान में आर्टिकल 13 में क्लियर बता दिया गया है कि भले ही हमारा संविधान ना बना हो, पर संविधान बनने से पहले या लागू होने से पहले भी अगर कोई विधि है और वो विधि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, तो देखते हैं क्या होता है उसके साथ में। संविधान लागू होने से पहले अंग्रेजों ने बहुत सारे विधि बनाए थे, और वह विधि बच्चों लॉ आज भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर उनमें से कोई विधि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है ना, और संविधान से पहले, है ना, संविधान के बनने से पहले कोई अगर विधि है और वह विधि बच्चों हमारे फंडामेंटल राइट से टकरा रही है, तो मैक्सिमम चांसेस है जीत फंडामेंटल राइट की होगी। क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों इसके साथ में, ऐसी विधि उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे संविधान लागू होने से पहले के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। संविधान लागू होने के बाद जो कानून बने उसे हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। अब ये प्री हो चाहे पोस्ट हो, अगर दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट पे अटैक करते हैं तो बच्चों हम किस सिद्धांत पे काम करेंगे, तो
तो वो जो विधि है, उस विधि को हम उस विधि जो हम फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है, उसकी पावर को हम कैसे जीरो बना सकते हैं, शून्य घोषित कर सकते हैं, कैसे उसकी शक्ति को कम कर सकते हैं कि वो फंडामेंटल राइट पे अटैक ना करे। तो एक सिद्धांत होता है जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सूरज, सन निकलता है और उसको बादल ढक लेते हैं। सूरज तो होता है पर सूरज का प्रभाव नहीं होता, प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है ना, किसी भी प्रकार की वो हमें गर्मी नहीं दे सकता क्योंकि वो ढक लिया गया है किससे, बादलों से। अब बादलों ने उसको ढक लिया है तो उसका इफेक्ट भी कम हो गया होगा, बिल्कुल कम हो गया है। तो इसीलिए बच्चों ऐसा ही काम किया जाता है कि अगर कोई लॉ है और लॉ है, इस लॉ को जितना वो फंडामेंटल राइट पे अटैक करता है उसको ढक दिया जाता है। तो इसलिए बच्चे इसको बोलते हैं आच्छादन कर लेना, ढक लेना, कोमा में पहुंचा देना या शून्य उसको बना देना। जिस तरीके से इंसान कोमा में चला जाता है, जिंदा तो रहता है पर किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों लॉ तो रहेगा पर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, इसका पृथक्करणीयता पे भी काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई लॉ है, अब लॉ में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, उसमें से एक लाइन है ना, एक लाइन है जो यह लाइन है ये बता रही है कि कैसे फंडामेंटल राइट का वो वायलेशन कर सकती है। वो बता रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी बात इसमें लिखी गई है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इतने उस लॉ की इस बात को हम क्या कर देंगे बच्चों, कोमा में पहुंचा देंगे, शून्य घोषित कर देंगे, ढक देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुछ इसी तरीके से आर्टिकल 13 में कुछ बातें कही गई हैं। अब यहाँ से हमें दो आइडिया मिलता है। पहला आइडिया है, पहली बात हमें मिलती है कि फैक्ट मिलता है हमें कि स्टेट के खिलाफ मिलते हैं फंडामेंटल राइट। दूसरी बात हमें आज इस आर्टिकल से क्लियर होती है कि स्टेट द्वारा बनाए गए जो भी कानून होते हैं उनके अगेंस्ट भी मिलते हैं, तो राज्य के द्वारा बनाई गई विधियों के खिलाफ भी मिलते हैं। तो हमें आज एक नया फैक्ट मिल गया है कि स्टेट के खिलाफ नहीं, स्टेट के खिलाफ मिलते हैं, पर उसके साथ साथ अगर स्टेट ने कोई लॉ बनाया है तो उसके अगेंस्ट भी हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ये जो संविधान में 13 जो अनुच्छेद है उसमें विधि में किस किस को रखा गया है, उसमें बताया गया है कि विधि क्या क्या हो सकती है। जैसे राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी किया, उस अध्यादेश में फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई ऑर्डर आया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर है, क्या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर है और उसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो बिल्कुल बच्चों यह एक तरह की विधि ही है जो आर्टिकल 13 में डिफाइन की गई है। तो आदेश हो, उपविधि हो, बाय लॉ हो, रूल हो, रेगुलेशन हो, नोटिफिकेशन हो या कस्टम्स हो, है ना, कोई रूढ़ी प्रथा हो या किसी समाज की कोई सामाजिक परंपरा हो, वह भी तो बच्चों फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। हमारे भारत देश में ऐसे कई सामाजिक नियम हैं जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर देती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट बच्चों उन जितने भी लॉ हैं, है ना, उनको या उनमें लिखी गई जो भी बातें हैं उनको कोमा में पहुंचा देगी, जीरो घोषित कर देगी, आच्छादन कर देगी, इक्लिप्स हो जाएगा, ढक लिया जाएगा, ग्रहण लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।